नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी के द्वारा 2019 में 35,000 पदों पर भर्तियां की गई थी। और आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने घर बैठे आप इस एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 7 गोल्डन रूल्स बताए थे। तो जिन बच्चों को ये 7 गोल्डन रूल्स पता हैं तो वो ये वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा था और जिनको जानना है कि वो 7 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जिनका यूज़ करके आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि 2019 में हमने जब वीडियो बनाया था तो उस वीडियो को देखकर समझकर आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, जो मैंने वीडियो में बताई थी, वो स्ट्रेटजी के दम पे बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। तो यहाँ पर अब 2025 में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और अब आपको किस तरह तैयारी करना है, मतलब वो 7 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वन बाय वन करके हम वो सारे गोल्डन रूल्स एक एक करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले रूल्स से। चलिए, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, मैं आपको वन बाय वन करके सातों रूल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों, सिलेबस को अच्छे से जानना और प्लान करना। ठीक है ना, आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि सिलेबस को समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, इसके बाद होगा आपका CBT 2 और आखिरी में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट भी कह सकते हैं या फिर उसको साइको टेस्ट भी कह सकते हैं। वो अलग अलग पोस्ट का होता है, लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पर ये है CBT 1 और CBT 2। आपको पता होगा CBT 1 पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, वहीं अगर CBT 2 की बात की जाए तो ये आपका पूरी तरह से मेरिट डिसाइड करेगा। एग्ज़ाम पैटर्न इसलिए जानना ज़रूरी है कि अगर एग्ज़ाम पैटर्न आपको अच्छे से पता होगा तो आप सिलेबस को बहुत डीप में स्टडी कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पर, जो CBT 1 होगा वो आपका होगा दोस्तों 100 मार्क्स का, वहीं CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होगा। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़े से और डिटेल में समझने की, मतलब सिलेबस पर हम पहुंचने ही वाले हैं, तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके। एप्टीट्यूड आपका CBT 1 में 30 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग भी आपकी 30 नंबर की आएगी, और अगर बात की जाए जीके की तो वो आपका 40 नंबर का आएगा। इस प्रकार टोटल 100 MCQ पूछे जाएंगे। वहीं बात की जाए CBT 2 की तो यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग भी आपकी 35 मार्क्स की आएगी, वहीं जीके की बात की जाए तो ये आपका 50 मार्क्स का आएगा। इस प्रकार आपके टोटल 120 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये CBT 2 का पैटर्न है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था सिलेबस की। अब सिलेबस आप समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, वो आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, सिर्फ 3 सेक्शन ही आने वाले हैं यहाँ पर। और ये 3 सेक्शन जिसके अच्छे हैं 100% वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेगा। अगर बात की जाए डिटेल में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, तो जिस तरह के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं, बैंक में थोड़े से कम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली मैं इन तीनों सेक्शंस के लिए डीप में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा ये वाला, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ रूल्स डिसाइड कर रहे हैं कि आपको 7 रूल्स कौन से हैं। तो पहला रूल्स कौन सा होगा कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा और प्लान करना होगा। चलिए, अब रूल नंबर 2 की बात करें। अगर रूल नंबर 2 की बात करूँ मैं, तो आपका दूसरा रूल है दोस्तों कि आपको जितने भी पुराने प्रश्न हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना होगा। पिछले 10 सालों के, आपको पिछले 10 सालों में रेलवे के द्वारा, RRB के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर NTPC की, तो आपको NTPC के तो पेपर देखने ही है, साथ में
ग्रुप डी के पेपर भी देखना है, एएलपी के पेपर भी देखना है, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ, ये चारों एग्ज़ाम रेलवे से संबंधित है, इनके भी अगर आपको पेपर देखने पड़ेंगे अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा रूल है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते अगर आपका ये वाला रूल कमज़ोर है। ये रूल है दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो CBT 1 है उसमें आपको 100 MCQ पूछे जाएंगे, वहीं CBT 2 में 120। और समझ सकते हैं CBT 1 में तो फिर भी आप आसानी से क्वेश्चंस कर लेते हैं, समय बहुत होता है, 2 घंटे यहाँ पर समय दिया जाता है, लेकिन CBT 2 में ये चीज़ सॉरी यहाँ पर 2 घंटे का समय नहीं मिलता आपको, 1 घंटे 30 मिनट मतलब 90 मिनट का समय मिलता है। तो ये बहुत कम समय होता है दोस्तों, और इतने समय में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वहीं अगर बात की जाए CBT 2 में तो वहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, और वो कैसे सीखेंगे वो हम नेक्स्ट रूल में आपको अभी बताएंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 4 की। जो चौथा हमारा गोल्डन रूल है दोस्तों, वो है आपका मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विज को आपको उपयोग करना। मैंने अभी आपको बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, तो वो आपका कैसा होगा, वो आपका दोस्तों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको डेली मॉक टेस्ट कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। 2 मॉक टेस्ट देंगे मतलब आपके 3 घंटे सिर्फ मॉक टेस्ट में ही चले जाएंगे, अगर 1.5 घंटे के, और इनके एनालिसिस के मान लीजिए आपका 1 घंटा, तो 4 घंटे आपको डेली मॉक टेस्ट को देना है। 4 से 4.5 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो एनालिसिस होगा वो 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक है ना। तो ये 4 से 4.5 घंटे आपको डेली मॉक टेस्ट में देने ही हैं। अगर आप इतना समय डेली देंगे मॉक टेस्ट में तो आप आसानी से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो रूल है हमारा दोस्तों रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी सबसे महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके की जब तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड में 20 टॉपिक हैं, ठीक है ना, कितने टॉपिक हैं 20, तो वो क्या करते हैं कि 5 टॉपिक कोई से भी ऐसे जो उनके बहुत ज़्यादा उनको टफ लगते हैं वो उनको छोड़ देते हैं और 15 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे और एग्ज़ाम में अगर ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन आ गए तो आपका तो पूरा एप्टीट्यूड का सेक्शन ही कंप्लीट लॉस में चले जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेना है। आपको जितने भी टॉपिक 20 टॉपिक अगर हैं एप्टीट्यूड के अंदर का तो सभी को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन भी आ गए इन 5 टॉपिक से और आप समझ के चलिए कि अगर आप इनको नहीं पढ़ा है तो आप तो फेल हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, आपके जितने भी कमज़ोर टॉपिक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके के आपके लिए जो आपको बहुत टफ लगते हैं तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब आपके कमज़ोर टॉपिक को आपको अपना स्ट्रांग टॉपिक बनाना है और उस पर अच्छे से फोकस करना है। ये रूल नंबर 5 कहता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है आपको दोस्तों, कि आपको जनरल अवेयरनेस को डेली पढ़ना पड़ेगा। मतलब बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना चाहिए, इसके आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और डेली न्यूज़पेपर ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स आपका पिछले 1 से 2 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितना करंट अफेयर्स पुराना होता जाता है उतना ही वो जीके में कन्वर्ट होता जाता है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग लगभग 10 से अधिक 10+ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट करना है, तो डेली आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपको डेली 30 मिनट्स करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर जितनी भी मैगजीन्स आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, या फिर आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आपको एक अच्छा करंट अफेयर्स का कंटेंट मिल जाता है, जो कि PDF प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाते हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से फॉलो करना होगा
जितने भी डाइजेस्ट आते हैं अलग अलग कोचिंग के, वो भी आपको एक बार पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम आखिरी वाला और सबसे महत्वपूर्ण रूल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये सभी जितने भी मैंने आपको 6 रूल बताए उन सभी का बेस्ट रूल है। क्या है ये रूल, इसको जानते हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ और मोटिवेशनल का मोटिवेट रहना होगा, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना होगा, साथ में आपको मोटिवेट रहना होगा। मोटिवेट क्यों रहना होगा, क्योंकि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन 4 दिन बाद आपको लगने लगेगा कि मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि 100% आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना है। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी अगर नहीं रहेंगे तो आपसे अच्छी स्टडी भी नहीं होगी और आपका पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, जिससे कि क्या होगा कि आप कर सकते हैं डेली योगा, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी को देना होगी, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप एक अच्छे हेल्दी रहेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। तो ये 7 रूल्स दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं, और हमने आपको 2019 में ये वाले रूल बताए थे और बहुत सारे बच्चों ने इसका फ़ायदा भी लिया था। चूँकि 2025 में अब रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है, बहुत जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कब से आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं, तो आपको अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखनी है और 7 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म किस जोन से डाला है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।